Hey everyone, welcome back. I'm Abhishek Gaurav from IIT-BHU। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह कैलकुलेट किए हैं और जो कुछ भी था मतलब चार्ज और फील्ड से रिलेटेड वो सब देख चुके हैं। तो हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही नए टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। और इसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर गॉस थ्योरम वगैरह देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से फिर गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह में मूव करेंगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर डेफिनेशन देखें तो ये होगा, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल लाइन। मतलब यह एक हाइपोथेटिकल लाइन है, यानी ज़रूरी नहीं है, इमेजिनरी आप बोल सकते हैं। रियल कोई लाइन वैसा दिखता नहीं है कि अगर कोई चार्ज वगैरह मौजूद है हो तो वहाँ से कुछ लाइंस निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूप में। तो इट इज़ अ हाइपोथेटिकल लाइन, अ स्ट्रेट और कर्व, यानी इट मे बी स्ट्रेट और मे बी कर्व। तो स्ट्रेट और कर्व आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट अगर किसी पॉइंट चार्ज से अगर रीजन में सिर्फ एक ही पॉइंट चार्ज हो तो उस केस में जो लाइन होगा वो स्ट्रेटली निकल जाएगा कुछ इस तरह से। बट अगर दो चार्ज या फिर उससे अधिक चार्ज का सिस्टम मौजूद हो तो उस केस में मे बी कर्व भी हो सकता है कुछ इस टाइप का, कर्व भी हो सकता है। तो वो देखेंगे अभी आगे ही, थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ अ हाइपोथेटिकल लाइन्स स्ट्रेट और कर्व द टेंजेंट टू विच एट ए पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि हाइपोथेटिकल होगा, मे बी स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, बट अभी हम लोग कर्व लाइन लेके चलते हैं। तो कर्व लाइन के केस में होगा क्या कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या फिर जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो उस पॉइंट पे ये जो फील्ड लाइन का टेंजेंट होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। अगर ये हमारे पास पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ये जो नेट ये फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इस पॉइंट P पे जो भी इस फील्ड लाइन के अलॉन्ग टेंजेंट होगा उस टेंजेंट के अलॉन्ग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इट इज़ ए हाइपोथेटिकल लाइन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक हाइपोथेटिकल लाइन है, विच में भी स्ट्रेट और कर्व, जो कि स्ट्रेट और कर्व भी हो सकता है। द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं एक बार। तो आप लोग नोट कीजिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट ए नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होगा वो एक पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। कोई भी फील्ड लाइन है वो किसी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, यानी अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन इससे स्टार्ट होगा, इसका डायरेक्शन समथिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह का होगा। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज होगा। स्टार्ट इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट ए नेगेटिव चार्ज। और ये जो होगा, अगर रीजन में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये तो इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होगा। बट अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज स्पेस में रखा हुआ है, वो भी सिर्फ निगेटिव चार्ज ही है, तो उस केस में जो होगा निगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म होगा। कुछ इस तरह का फील्ड लाइन बनेगा, यानी टुवार्ड्स पॉइंट निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह का। और अगर सिर्फ यही रीज़न में है तो ये फील्ड लाइन इमर्ज कहाँ से हो रहा होगा, समथिंग इन्फिनिटी से इमर्ज हो रहा होगा, इन्फिनिटी से इसमें आ रहा होगा। बट अगर हमारे पास रीजन में दोनों चार्जेस मौजूद हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों मौजूद हैं, तो उस केस में होगा क्या कि फील्ड लाइन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और निगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म होगा। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो ये जो फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा, पॉजिटिव से निकला निगेटिव में ख़त्म हुआ। फिर और कुछ, अब इस केस में कर्व बन जाएगा, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो होगा फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। तो कर्व का सिचुएशन ये हो गया अपना। फिर कुछ इस तरह का इधर से हो गया, ये स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से और ख़त्म होगा निगेटिव चार्ज पे। समथिंग कुछ इस तरह से भी मे बी एक दो लाइंस जा सकते हैं जो कि इधर इन्फिनिटी टाइप से बहुत दूर से हो कि इधर
मूव करे, घूम जाए, तो यहाँ से एक इधर की तरफ निकलेगा और यहाँ से कैसे, मतलब कुछ इस टाइप का फील्ड लाइंस बन जाएगा अगर हमारे पास रीजन में दोनों चार्ज मौजूद हैं, मतलब साइमल्टेनियसली एक ही साथ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों मौजूद है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो यानी लाइक चार्ज हो, तो लाइक चार्ज के केस में क्या होगा, लाइक चार्ज के केस में मतलब एक यानी जो भी होगा वो दोनों से निकलेगा ही। अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो दोनों से इमर्ज ही करने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी समथिंग इमर्ज करेगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी कुछ इस तरह से इमर्ज करेगा। बट ये जो इधर का लाइन आ रहा है वो समथिंग होगा क्या कि इधर से आके कुछ इस तरह से घूम जाएंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे को, मतलब इसका जो फील्ड लाइन होगा इसमें इंटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका भी प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइन इससे इमर्ज होगा, और इसका भी प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइन इससे इमर्ज होगा। तो इसका इस केस में कुछ इस तरह का फील्ड लाइन बन जाता है अपने पास। तो ये बातें आपको थोड़ा मतलब कुछ ध्यान रखनी है। मतलब चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो इमर्ज करेगा पॉजिटिव चार्ज से और ख़त्म होगा जाके निगेटिव चार्ज पे। तो ये अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट ए निगेटिव चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले एक बार इसको आप लोग सेकेंड प्रॉपर्टी नोट कर ले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होता है किसी भी चार्ज के कारण कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन ड्यू टू चार्ज नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो ये जो इसका फील्ड लाइन होगा वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाने वाला है। क्लोज लूप बनाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से समथिंग फील्ड लाइंस आएगा और फिर इसी में मतलब इससे इमर्ज कर रहा है और इसी में एंटर कर जा रहा है। ऐसा ही तो कुछ केस होना चाहिए। बट फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इमर्ज ही करेगा, इसमें एंटर नहीं कर सकता है। कुछ मतलब अगर क्लोज लूप बना रहा है तो कुछ इस तरह का होगा, मतलब इस तरह का केस बनेगा, इधर से इमर्ज किया और इधर आके एंटर किया। बट ऐसा हो नहीं सकता है कि इमर्ज और इंटर पॉजिटिव चार्ज में ही हो जाए। पॉजिटिव चार्ज से केवल इमर्ज ही कर सकता है, मतलब उससे निकल ही सकता है। बट अगर यहाँ पे कुछ निगेटिव चार्ज इधर होता तो कुछ इस तरह से बन जाता, लेकिन क्लोज लूप पे थोड़ी हुआ है तो क्लोज लूप हुआ नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ का समथिंग। तो क्लोज लूप का मतलब यही हुआ कि यहाँ से निकला और इसी में ख़त्म हुआ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी अपना हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज नेवर फॉर्म क्लोज लूप। अब थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है अपना दे डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, यानी अगर हमारे पास रीजन में फील्ड लाइन मौजूद है, थर्ड प्रॉपर्टी दे डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर रीजन में किसी एक पॉइंट पे दो फील्ड है, मतलब इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पी पे। बट होगा क्या अगर इस पॉइंट पी पे देखें तो इस केस में होगा क्या कि इसके कारण ये जो फील्ड लाइन है, इस वाले फील्ड लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समथिंग इधर हो जाएगा, और इस वाले फील्ड लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी एक ही पॉइंट पे फील्ड लाइन का डायरेक्शन दो डायरेक्शन आ रहा है, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो इस केस में होगा क्या कि ये फील्ड लाइन जो होगा वो अपने आप को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेगा, इसका जो भी रिजल्टेंट होगा उसके डायरेक्शन में, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहाँ पे एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का केस नहीं बनने वाला है कि इंटरसेक्ट कर ले, वो कुछ आपस में ही मतलब एक दूसरे के मतलब उनका रिजल्टेंट क्या होगा उस हिसाब से वो अपने आप को खुद को एडजस्ट कर लेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी था दे डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, यानी ऐसा केस नहीं बन सकता है। आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। यानी फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास है, वो देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि किसी भी चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। अब इसका क्या मतलब है वो समझते हैं पहले, ये थोड़ा मतलब समझने वाली बात है, मतलब समझ सकते हैं इसको। तो इसमें होगा क्या कि अगर हमारे पास कोई चार्ज मौजूद है और अगर वहाँ पे और कोई दूसरा चार्ज मौजूद नहीं, मतलब सिर्फ एक ही चार्ज है, तो उस केस में फील्ड लाइन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। यानी अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई और चार्ज नहीं मौजूद है, तो अब होगा क्या कि ये जो फील्ड लाइन होगा वो समथिंग इधर की ओर इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये जो फील्ड लाइन होगा इधर से कुछ इस डायरेक्शन में आएगा।
इधर से कुछ इस डायरेक्शन में, इधर से कुछ इस डायरेक्शन में, और ओवरऑल अगर देखें तो कुछ समथिंग मतलब इस डायरेक्शन मतलब कुछ ना कुछ इधर से ऐसे निकल रहा होगा। बट ये देखें तो ये कंटिन्यूअस होने वाला है। यहाँ पे अगर कहीं पे देखें तो यहाँ से यहाँ की ओर अगर देखें तो ये कंटिन्यूअस ही होगा। इधर भी कहीं पे भी देखें, किसी भी लाइन पे देखें, मतलब इस रीजन में अगर देखें तो यहाँ से ये कंटिन्यूअस होने वाला है, यहाँ से ये कंटिन्यूअस होने वाला है, यहाँ से ये कंटिन्यूअस होने वाला है। बट अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और मौजूद होता, यानी दो पॉजिटिव चार्ज अगर ओवर होता, तो उसमें क्या होता कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो अब होगा क्या कि इसका जो फील्ड होगा वो समथिंग कुछ इस तरह का आएगा, कुछ इस तरह का हो गया, और इधर से कुछ इस तरह का, इधर से कुछ इस तरह का। अभी थोड़ी देर पहले ही इसको देख चुके हैं हम लोग। यहाँ से कुछ इस तरह, यहाँ से कुछ इस तरह, ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे, मतलब बाकी इधर का तो ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, मेनली इधर इस वाले से ही, मतलब इस वाले रीजन से ही। तो अब अगर हम देखें इस वाले रीजन में, तो यहाँ से अगर यहाँ है, तो अगर यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रहा है, अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ तक तो कंटिन्यू, मतलब इधर इससे पहले इस वाले पॉइंट से पहले अगर देखें तो ये तो कंटिन्यूअस है। बट जैसे ही इस पॉइंट के बाद मूव करें तो यहाँ से एब्रप्टली इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। यानी अगर इस वाले पॉइंट पे देखें, इसी रीजन में इस वाले पॉइंट पे देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो अब होगा क्या कि ये जो एब्रप्टली यहाँ पे चेंज हुआ है, इसके कारण ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब डिसकंटिन्यूटी आ गया इस रीजन में। अगर देखें तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, यानी चार्ज फ्री रीजन अगर होता, तो होता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से जा रहा होता। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी लाइन मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यानी यहाँ पे कंटिन्यूअस था। बट अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के इन्वॉल्वमेंट से हुआ क्या कि इसका फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में चला गया। यानी यहाँ पे देखें तो एब्रप्टली चेंज हो चुका है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो सही है, चल रहा है, बट यहाँ पे एब्रप्टली चेंज हो चुका है। तो इस केस में हुआ क्या, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गया। तो यही हो गया अपना, इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। तो चार्ज फ्री रीजन के केस में तो अगर देखें तो बस यही था, मतलब कंटिन्यूअस ही होगा। कहीं भी अगर जाके आप देखें तो इधर 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 कहीं भी मतलब जाके देखें, किसी भी रीजन में आप देखें तो कंटिन्यूअस ही होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा केस बनने वाला है नहीं कि उसके थोड़ी देर पहले, मतलब जस्ट इस पॉइंट के पहले समथिंग इस डायरेक्शन में आ रहा था बट सडनली ही चेंज हो चुका है, तो ऐसा केस नहीं बनने वाला है। तो यही अपना फोर्थ पॉइंट था। नाउ आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, पहले समझते हैं इसको भी। फिफ्थ पॉइंट है अपना, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डेंसिटी का मतलब हुआ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। यानी अगर अपने पास कुछ फील्ड लाइंस मतलब इस तरह से जा रहा है, तो ये जो फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, मतलब इस एरिया में देखें तो समथिंग 3 फील्ड लाइंस जा रहा है इस वाले एरिया में अगर कंसीडर करें तो। फिर अगर इस वाले एरिया में देखें तो इस वाले एरिया में भी 3 फील्ड लाइन जा रहा है। मतलब ये जो होगा फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओवर एरिया जो भी होगा वो अपना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी जो भी होगा, मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको बोल सकते हैं। तो ये जो होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पॉइंट के, या किसी भी मतलब उस रीजन में जो भी पॉइंट होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसा इसमें देखते हैं, अगर फील्ड लाइंस कुछ इस तरह का है, यहाँ से कुछ इस तरह का आ रहा है, तो अगर इस वाले पॉइंट पे अगर देखें, एक पॉइंट अपना ए है और दूसरा पॉइंट अपना बी है, ए और बी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कंपेयर करना है कि किनका इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो वो कैसे कंपेयर करेंगे, अगर इस वाले एरिया में देखें, ये जो ए वाला रीजन है उस वाले एरिया में कम एरिया में ही ज़्यादा फील्ड लाइंस, मतलब 3 फील्ड लाइंस कम एरिया में ही मौजूद है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन 3 ओवर एरिया जो भी होगा A1 मान लेते हैं इस केस में। अगर इस वाले रीजन में आके देखें तो इसमें भी 3 फील्ड लाइंस मौजूद है बट एरिया इसमें समथिंग A2 है, और A2 जो है वो अपना ग्रेटर देन A1 है। यानी यहाँ का जो एरिया है वो इस वाले रीजन के एरिया से कम है, तो इस केस में इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। यानी मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यहाँ पे ज़्यादा होगा इस वाले रीजन में एज़ कम्पेयर टू दिस वन। मतलब इस वाले से अगर कंपेयर करें
तो इस वाले रीजन में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया होगा। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी भी बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं। तो अब अगर पॉइंट ए पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉइंट बी, तो अपना ये जो होगा वो ज़्यादा होगा ई बी से। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो होगा वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी से। तो ये अपना है फिफ्थ पॉइंट, यानी अपना फिफ्थ पॉइंट यही था। अगर पॉइंट चार्ज के केस में भी कंसीडर करें यानी देखें तो उस केस में होगा क्या, उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो उस केस में पॉइंट चार्ज के केस में होता है अपना ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर से फील्ड लाइन कुछ इस तरह से इमर्ज करता है, कुछ इस तरह का। कुछ अपना फील्ड लाइन हो गया, एक अपना सर्कल ए बनाते हैं, दूसरा ए बनाते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे हम ए अपना पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया, तो ए पॉइंट पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर एरिया में इसका रेडियस जो है वो बी वाले पॉइंट का जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में मतलब छोटा है, तो इसका एरिया कम होगा एज़ कम्पेयर टू इस वाले का। एरिया कम हुआ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इसमें ज़्यादा होगा, यानी इस वाले पॉइंट पे अगर इस ये पूरे सर्कल पे देख ले तो, क्योंकि ये जो रीजन है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज़्यादा है, तो अपना ये जो होगा वो ग्रेटर देन ई बी होगा, जो कि पॉइंट चार्ज में हम लोग देखते भी हैं समथिंग ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इज इक्वल्स टू KQ/r²। तो ई का वैल्यू ये होता है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होता है। तो पॉइंट चार्ज के केस में भी देखें तो उसका भी कुछ इसी तरह से हो जाएगा। तो आई होप आपको फिर प्रॉपर्टी जो है वो भी क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी की तरफ। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ फील्ड लाइन एसोसिएटेड विथ अ चार्ज, मतलब किसी भी चार्ज से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन एसोसिएटेड होंगे, मतलब उससे जुड़ा होगा या जो भी हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के। यानी अगर हमारे पास एक क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इससे समथिंग मतलब इससे कुछ ये अपना प्लस क्यू चार्ज है और इससे अगर 4 फील्ड लाइंस निकल रहा है बाहर की तरफ, ये प्लस क्यू चार्ज है और इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर देखें, ये अपना सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर देखें, अगर इस केस में 4 है, तो अगर हमारे पास दूसरा 2Q चार्ज अगर होता, प्लस 2Q चार्ज अगर होता, तो इससे जो फील्ड लाइन इमर्ज कर रहा होता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, मतलब इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के। यानी अगर Q से 4 फील्ड लाइंस निकल रहे हैं तो जो 2Q होता उससे 8 फील्ड लाइंस निकल रहे होते, यानी इसका जो कुछ इस तरह का बन जाता, मतलब 8 फील्ड लाइंस समथिंग इस तरह से हो जाता। तो ये इससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा ये 8 हो जाता। यानी अगर इससे इसका मैग्नीट्यूड Q था इसलिए इससे 4 अगर निकल रहा था और इसका मैग्नीट्यूड अगर 2Q हो रहा है तो 2 टाइम्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हो जाएगा, तो 8 हो गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये अपना हो गया। अब इसका एक चीज़ और देख सकते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस वगैरह इस टाइप का भी इसमें आ सकता है कि हमारे पास एक Q1 चार्ज है, प्लस भी नहीं, मतलब प्लस भी आपको साइन भी नहीं देगा वो, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। यहाँ से समथिंग फील्ड लाइंस इमर्ज कर रहा है और इसमें एंटर कर रहा है आके, कुछ इस तरह का, ये कुछ इधर, ये कुछ इधर, और कुछ लाइंस जो है वो इधर की ओर इस तरह से चला जा रहा है। तो अब इसमें आपको एक तो साइन ऑफ चार्ज बताना है, मतलब ये दोनों चार्ज है उनका साइन क्या क्या होगा, और सेकंड इनका रेशियो भी आपको बताना है। तो अगर साइन ऑफ चार्ज देखें तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करता है, यानी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलता है। तो इस वाले से फील्ड लाइंस इमर्ज कर रहा है, निकल रहा है, इस वाले से निकल रहा है, इधर जो भी देखे तो इस वाले चार्ज से निकल रहा है। यानी Q1 का साइन जो होगा, साइन अगर देखे Q1 का साइन ये पॉजिटिव होने वाला है,
और इसमें देखें तो इसमें आके एंटर कर रहा है फील्ड लाइंस, जो भी है सारा ही फील्ड लाइंस इसमें आके इधर की तरफ एंटर कर जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे समथिंग इस डायरेक्शन में कुछ इधर से होगा। तो ये जो भी है फील्ड लाइंस इसमें आके इंटर कर जा रहा है। तो Q2 जो अपना होगा उसका साइन निगेटिव होगा। तो फर्स्ट तो साइन हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। नाउ इनका रेशियो पूछेगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है उनका मतलब मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड का रेशियो जो होगा वो डायरेक्टली मतलब चूँकि अभी देख चुके हैं कि मतलब अभी ही इसी प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो अगर इसमें देखें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू Q, तो यहाँ पे देखें तो Q1 अपॉन Q2 जो होगा वो इन दोनों में फील्ड लाइंस जो भी फील्ड लाइंस मौजूद होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उनका रेशियो मतलब इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। तो Q1 से देखें तो कितना फील्ड लाइंस निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड लाइंस। और Q2 से देखें मतलब Q2 में कितना फील्ड लाइंस आके इंटर कर रहा है, तो ये तो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, मतलब ये दोनों तो उधर की तरफ चले जा रहे हैं। बाकी इंटर कर रहा है 1 2 3 4 5 और 6। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा मतलब मैग्नीट्यूड का अगर रेशियो देखें तो मॉड ऑफ Q1 अपॉन Q2 का जो रेशियो होगा वो 4/3 होने वाला है। यानी इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा चार्ज का। तो अब अगर चार्ज का रेशियो पूछता डायरेक्टली ही तो साइन निगेटिव हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। बट अगर डायरेक्टली आपसे मैग्नीट्यूड ही पूछे तो मैग्नीट्यूड जो होगा इन दोनों के रेशियो का जो भी मॉड मैग्नीट्यूड होने वाला है वो 4/3 के बराबर होने वाला है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं जो अपना 7th प्रॉपर्टी है। अपना 7th प्रॉपर्टी जो है अब वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये आपको अभी के लिए थोड़ा याद रखना होगा क्योंकि जब मैं पोटेंशियल बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप इसको याद रखें। ये है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी अगर हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब पहले एक बार देख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हुआ कि हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे जाएं, यानी इस पॉइंट को ले लेगा किसी भी कोई सा भी 2 या 3 पॉइंट हम लोग चूज कर रहे हैं, हर एक जगह पे इस सरफेस का पोटेंशियल सेम है। यानी इसका भी पोटेंशियल अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है तो और इस पॉइंट का V2 है, इस पॉइंट का V3 है और इस पॉइंट का V4 है, तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V4 इज इक्वल्स टू समथिंग V के बराबर होने वाला है, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये भी हुआ कि अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, यानी इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी V2 माइनस V1 जो होगा उसका वैल्यू 0 होने वाला है। क्यों, क्योंकि V2 और V1 दोनों सेम ही है, तो अगर सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 0 वैल्यू आने वाला है। यानी डेल्टा V जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में वो अपना 0 होता है। तो अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे डेल्टा V मतलब पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तो डेल्टा V होता है डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट ds के बराबर होता है इंटीग्रल। तो अब डेल्टा V तो जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में डेल्टा V अपना 0 होगा। यानी अगर हमारे पास कुछ सरफेस है, 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक 1 और एक 2, तो डेल्टा V यानी V1 माइनस V2 अगर देखें तो ये तो 0 होने वाला है। डेल्टा V जो है अपना डेल्टा V इज इक्वल टू 0 होने वाला है। और ये डेल्टा V का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ इंटीग्रल E डॉट ds। अब E डॉट ds है, यानी ये जो डॉट है E डॉट ds का मतलब क्या हुआ, E और ds वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट है। ds यहाँ पे एरिया होता है, तो E डॉट ds वेक्टर में मतलब डॉट प्रोडक्ट है अपना। तो अब अगर देखें यहाँ पे, सॉरी ds यहाँ पे डिस्टेंस जो भी होगा मतलब यहाँ से यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अपना होता है ds। तो E डॉट ds जो अगर देखें यहाँ पे, यानी ये डॉट प्रोडक्ट होने वाला है। अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि इनका वैल्यू अगर फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा V जो होगा वो अपना माइनस ऑफ इंटीग्रल मॉड ऑफ E इंटू मॉड ऑफ ds इंटू कॉस थीटा, यही तो होगा। अब ये चूँकि डेल्टा V 0 है, यानी इंटीग्रल E डॉट ds यानी E मॉड ऑफ E इंटू मॉड ऑफ ds इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 0 होने वाला है। बट अगर रीजन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है
तो उस केस में होगा क्या, ये तो जीरो होने वाला है नहीं, ये भी जीरो होने वाला है नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं किसी डिस्टेंस पे, तो ये भी जीरो नहीं होने वाला है, यानी कॉस थीटा को ही जीरो होना होगा। तो कॉस थीटा जब जीरो होगा तो उस केस में थीटा अपना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये जो ये वेक्टर होगा, मतलब जो इन दोनों के बीच को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा, उसके परपेंडिकुलर समथिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, तभी तो ऐसा हो पाएगा। मतलब कॉस 90 का मतलब यही हुआ, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है वाला, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो इसके परपेंडिकुलर ही होने वाला है। तो अभी आप इसको याद भी रख सकते हैं, बट मैंने समझाने की कोशिश की तो आप इससे समझ भी सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होगा वो हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होने वाला है। नेक्स्ट 8वां प्रॉपर्टी देखते हैं। 8th प्रॉपर्टी अपना आते हैं। 8th प्रॉपर्टी है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटर इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अब हालांकि इसको कंडक्टर में भी एक बार डिस्कस करेंगे, बट एक बार फिर से मतलब यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं मतलब जो आपको थोड़ा समझना है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटर इनसाइड ए कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इंटर नहीं करेगा। वेन मतलब कब, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको थोड़ा समझना मतलब ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ना हो तब तो कुछ ना कुछ एंटर कर रहा होगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस रीजन में समथिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना मौजूद है, और ये अपना कंडक्टर हो गया। अब इस कंडक्टर में होगा क्या, इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मौजूद होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होगा। अब देखिए जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चूँकि निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगने वाला है। इस भी निगेटिव चार्ज पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस पर भी कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स, इस पर भी, मतलब हर एक जो भी निगेटिव चार्ज है, हर एक निगेटिव चार्ज पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। यानी ओवरऑल फोर्स देखें निगेटिव चार्ज पे तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब होगा क्या, जब इन निगेटिव चार्जेस पे इस बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, तो ये जो निगेटिव चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर। ये भी इधर मूव करेगा, ये भी इधर मूव करेगा, ये भी इधर मूव करेगा, मतलब इनमें मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होता है वो समझते हैं। बट एक केस ऐसा आएगा, अब जैसे देखिए यहाँ पे जब मोमेंट स्टार्ट होगा तो चार्ज का सेपरेशन होने लगेगा। चार्ज का सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, इधर निगेटिव चार्ज, मतलब इधर निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अपना ज़्यादा होने लगेगा। बट अब होगा क्या, इस निगेटिव चार्ज के कारण भी तो कुछ, यानी ये तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, ये जो रीजन है इस रीजन में बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद ही है, बट अब इस निगेटिव चार्ज के कारण भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये जो चार्ज का सेपरेशन हुआ है इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो ये जो ओवरऑल निगेटिव चार्ज का सेपरेशन हुआ है उसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन हुआ है उसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। यानी ये जो पोलराइजेशन यहाँ पे हुआ कंडक्टर में, इस पोलराइजेशन के कारण चार्ज का मतलब पोलराइजेशन के कारण भी एक तो जैसे यहाँ पे बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ही है, बट इनके पोलराइजेशन के कारण एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया यहाँ पे। मतलब ये जो होगा वो ई इंटरनल के बराबर समथिंग कुछ ना कुछ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। यानी अगर ओवरऑल यहाँ कंडक्टर का मतलब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखें तो इधर निगेटिव चार्ज डेंसिटी, इधर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और एक बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर, और एक इन दोनों जो चार्ज का मतलब सेपरेशन हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है, उसके कारण समथिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड कुछ इस डायरेक्शन में आ गया। अब यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज मौजूद होगा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे आते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि चार्ज का मोमेंट रुक जाए, यानी जो भी अब चार्ज यहाँ पे है वो अपनी जगह पे ही रहे। स्टार्टिंग में तो जब फील्ड इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे तो चार्ज मूव करना स्टार्ट हुआ बहुत तेज़ी से, फिर धीरे धीरे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना स्टार्ट हुआ। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के कारण अब होगा क्या कि धीरे धीरे चार्ज का स्पीड, मतलब अब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखें तो यहाँ पे अगर कोई निगेटिव चार्ज है, मोमेंट तो निगेटिव चार्ज का ही होगा, तो इस मोमेंट को अगर हमें रोकना है तो ये निगेटिव चार्ज अगर है तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ उसके कारण फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और चार्ज निगेटिव है,
तो एफ इंटरनल कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, जो कि क्यू ये जो इस पॉइंट चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड होगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल के बराबर होगा, मतलब जो भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरा आउटसाइड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, मतलब आउटसाइड का डायरेक्शन इधर और ये चार्ज निगेटिव, यानी आउटसाइड के कारण नेट फोर्स एफ आउटसाइड मतलब जो इधर होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू समथिंग होगा क्यू इंटू ई आउट, एफ आउट इज इक्वल टू जो ये ई अपना वैल्यू है इसके बराबर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होगा क्या कि इसको रेस्ट पे आना है। रेस्ट पे आना है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है या फिर जो भी चार्जेस वगैरह हैं वो रेस्ट पे आ जाए। ऐसा स्टैटिक का मतलब होता है कि चार्ज मतलब रेस्ट जो भी हो। तो जब ये रेस्ट पे आएगा यानी एफ आउट और एफ इन जो भी मतलब नेट फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होगा नेट फोर्स ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी एफ इंटरनल इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल होना चाहिए। तो इस केस में होगा क्या, क्यू इंटू ई आउटसाइड जो भी एक्सटर्नल आ रहा है, यानी अगर इंटरनल का देखें तो क्यू इंटू ई डेवलप्ड ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस इज इक्वल्स टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड सोर्स। तो अगर क्यू तो यहाँ पे कैंसिल ही हो गया, यानी क्यू इंटरनल जो होगा वो ई इंटरनल जो होगा वो ई आउटसाइड के बराबर हो गया। यानी ये जो चार्ज का पोलराइजेशन हुआ है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग स्विच ऑन करके मतलब प्रोड्यूस किए हैं वो दोनों बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। अब बराबर होने के कारण होगा क्या कि ये दोनों जब बराबर है तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें किसी पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला है। यानी इस कंडक्टर में अगर देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसका जो मैग्नीट्यूड था वो बराबर हो जाएगा इन चार्ज के पोलराइजेशन के कारण जो भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसके। तो ये हो गया अपना मतलब 8th प्रॉपर्टी। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटर इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर इंटर नहीं कर पाया, मतलब इंटर तो किया था बट दोनों मतलब आपस में नेट कैंसल आउट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है मतलब आउटसाइड सोर्स के कारण वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर में इंटर नहीं करेंगे। ये अपना ये पॉइंट हो गया 8th पॉइंट। अब 9th पॉइंट पे आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में अगर मतलब कुछ डाउट वगैरह भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बना के इसके बारे में डालूंगा। वैसे कंडक्टर में मैं एक बार फिर से इसको डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 9th पॉइंट पे आते हैं। तो 9th पॉइंट है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होगा वो हमेशा ही कंडक्टर अगर किसी कंडक्टर का सरफेस देखे तो उसके परपेंडिकुलर होने वाला है। कौन से कंडीशन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगा, यानी ई इनसाइड जो भी होने वाला है वो जीरो के बराबर होगा। मतलब जो भी फील्ड लाइंस आ रहा है वो ऐसे ही क्रॉस कर जा रहा है, मतलब इसमें एंटर नहीं कर पा रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले डेल्टा वी भी देखे थे, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एस था अपना। तो अब यहाँ पे चूंकि इंटरनल अगर देखें इंटरनली तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया, यानी डेल्टा वी भी जीरो हो जाने वाला है। यानी इस कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पे जाएं तो पोटेंशियल सेम होने वाला है। यानी अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V1 ही होगा, इस पॉइंट का भी देखें तो V1 ही होगा, इस पॉइंट का V1 ही होगा। मतलब इस इनसाइड द कंडक्टर पे अगर जाके देखें मतलब कहीं भी जस्ट इसके थोड़ा सा पहले गए तो ये भी V1 हुआ, यहाँ पे भी V1 हुआ, यानी पोटेंशियल सेम ही होने वाला है हर एक जगह का। तो अगर इसके सरफेस पे देखें तो हर एक सरफेस का जो भी हर एक पॉइंट होगा उन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होने वाला है। और थोड़ी देर पहले अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे समथिंग परपेंडिकुलर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो समथिंग परपेंडिकुलर यहाँ से कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मतलब मैंने समझाने की कोशिश की है, आप अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके मतलब फिर से एक बार देखें, मतलब मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। और जैसा भी हो फीडबैक वगैरह आप दे सकते हैं, मतलब क्या कोई अगर दिक्कत वगैरह है तो भी आप बता सकते हैं। और मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चलेगा, मतलब वो तो ज़रूरी ही है। अगर कुछ क्रिटिसाइज़ भी करना है जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो वो आप वो भी दे सकते हैं।
और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो भी प्लेलिस्ट होगा उनका, तो आप बाकी के भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के भी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। तो आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।